Good morning to all of you. Today our topic is 50 golden MCQs for English. इस सेशन में हम आपको ऑप्शन की मदद से कुछ इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पर टेस्ट के हवाले से MCQs पढ़ाएंगे। आप हर एक MCQs को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, इसलिए कि ये बहुत कन्फ्यूज चैप्टर है। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, और अगर हमारा सेंटेंस गलत होगा तो इसे कहाँ से फिर सही होगा। और सवालात में भी इसी तरह रिसर्च और जो कुछ भी हम लिखते हैं उसमें हम गलतियाँ करते हैं। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट दिया है, अ बायोलॉजिस्ट एज वेल एज अदर रिसर्चर सर्चेस। अब यहाँ तक हम आए हैं, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लॉजिक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट और दूसरा जो इसका पार्ट है इसके बीच में कोई फ्रेज ऑफ आए या एज वेल एज आए, बट आल्सो वगैरह आए, तो आप देखें तो यहाँ पे जो एज वेल एज आया है या कोई ऑफ आया है, तो मैं जो वर्क पुट करूँगा तो वो शुरू वाला जो पार्ट है उसके साथ पुट करूँगा। अब बायोलॉजिस्ट एज वेल एज, तो यहाँ पे इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हमारा जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वर्ब एग्री करेगा बायोलॉजिस्ट के साथ, तो यहाँ पे सर्चेस हो जाएगा, सर्चेस, ठीक है। इसी तरह जितने भी सेंटेंसेस आए आप उसके साथ जो है, यानी हम कहते हैं ही एज वेल एज आई इज इल, तो इज आएगा न कि एम आएगा। तो ये बात याद रखें कि जब एज वेल एज आया तो वर्ब जो है इस ये जो अपना सब्जेक्ट है इसके साथ लगेगा, ठीक है। फिर आगे जाते हैं। जिल इज वन ऑफ दोज लाइब्रेरियंस हु, ठीक है, वेरी मेटिकुलस। तो यहाँ आप याद रखें, यहाँ आप ये बात याद रखें कि यहाँ पे अगर ये हु या दैट या विच न होगा तो फिर हम इज लगाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको दैट नज़र आया, हु नज़र आया, विच नज़र आया, तो फिर इसके साथ लगेगा ये वर्ब, यानी लाइब्रेरियन, तो यहाँ और वेरी मेटिकुलस लगेगा, ठीक है। जिल इज़ वन ऑफ दोज लाइब्रेरियंस हु आर वेरी, तो आर आएगा न के इज आएगा, इसलिए ये उसूल बताया है कि जहाँ पे हु हो या विच हो या दैट आए तो फिर हम यहाँ देखेंगे, इसलिए फिर अब हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ आप देखें वन ऑफ दोज हु, ठीक है। तो अब जो है, अब ये इसकी तरफ जाएगा, लिहाजा यहाँ हम आर करेंगे, फिर प्लूरल लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखें, नॉट ओनली द टेक्नीशियन इन द लेबोरेटरी बट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटर। ये बात याद रखें कि हमारे पास नॉट ओनली है, आल्सो है, आर है, नॉर है, आइदर वगैरह वगैरह है। उसमें से जब हम वर्ब पुट करेंगे तो जो आखिरी जो वर्ब के ज़्यादा करीब होगा इसके मुताबिक चलेगा। अब देखो ये बहुत सारे और भी टेक्नीशियन भी आया है, लेकिन हम जो पुट करेंगे तो वो जो आखिरी हिस्सा है जो वर्ब के करीब होगा, तो वर्ब के जो करीब है उसके मुताबिक हम जो है वर्ब लगाएंगे। लिहाजा यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटेड जमा है तो वर्ब लगेगा, अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटर सिंगुलर था तो फिर वाज हो जाता, और इसका इस पे कोई असर नहीं होता, टेक्नीशियंस होता, कुछ भी होता। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इसी तरह सिलसिला बनता है तो फिर वो तो बस लाजिमी है कि फिर जमा लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक कोई ग्रामर बताते हैं कि अगर दोनों की कड़ी में से जो जमा होगा तो वो जमा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम बात आ गई, ठीक है, यहाँ भी सेम बात आ गई। आसान काम है कि बस अगर उसमें जमा है तो बस आप जमा लगाएं। तो यहाँ ये जमा था, और में, नॉर में, आइदर वगैरह जितने भी आते हैं
तो यहाँ मैंने जमा पुट कर दिया। ये फार्मूला याद रखें। फिर आगे देखें देयर, तो देयर बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। देयर अगर यहाँ इसके बाद जमा होगा तो हम जमा लगाएंगे, अगर सिर्फ, तो यहाँ देखो थिंग्स है तो मैं आर लगाऊंगा। अगर ये थिंग होता यानी अ न्यू थिंग तो फिर इज हो जाता। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यानी सिर्फ टेस्ट के हवाले से नहीं, कम्युनिकेशन के हवाले से, स्पीकिंग के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, जितने भी हैं। देखो देयर इज तो देयर आर आगा। देखो फिर कहते हैं अ मेजेस्टिक माउंटेन रेंज अलोंग द वेस्टर्न साइड। तो रेंज जो है ये एक हम क्या कहते हैं उसको कि यानी ये पहाड़ियों का एक सिलसिला होता है। तो अगर हम कहते हैं दा हमालिया दा कराकुर्रम, ठीक है, तो इसके साथ भी हम जो है ना प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो इधर भी हमको जो है ना अ मजेस्टिक माउंटेन रेंज राइज अलोंग द वेस्टर्न साइड, इसका मतलब ये है कि वो जो है ना उसके साथ हमेशा जो है ना जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, ठीक है, वो सीरीज होता है। तो वहाँ हम अक्सर जो है ना प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो अगर ये द हमालिया द कोहे कराकोरम इसी तरह आएगा तो भी राइज आएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। इसमें बहुत बड़े मसाइल होते हैं, कुछ इम्प्लाइड होते हैं। ठीक है, सोचना पड़ता है कि अ मेजेस्टिक माउंटेन रेंज। तो अब देखो रेंज जो है ना, जिस तरह हमारा हिमालय है, कराकोरम है, तो इसी तरह द रिवर्स एंड लेक्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो यहाँ देखो द रिवर्स एंड लेक्स, तो ये जमा है। अभी देखो बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एंड वन लार्ज लगून। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये तो बीच में आया है, ये उसके साथ आया है, उसको कोई असर नहीं पड़ता। तो रिवर्स एंड लेक्स आए हैं तो यहाँ हम जो है ना राइवल लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब बनेगा, जो हम वर्ब लगाएंगे तो वो प्लूरल आ जाएगा, इसलिए द रिवर एंड लेक है। अगर ये एक ही चीज़ के लिए हो तो फिर हम जो है सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ ये अलग अलग है। फिर आगे देखें एट टाइम्स, ये तो टाइम है। द रोड 3 लेन वाइड, ये उसके साथ जो है ना अपोजिटिव है, ये फर्क नहीं पड़ता। देखो आपका जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है द रोड है तो नैरोज आ जाएगा। आपको ये नहीं देखना है, आपने उसमें से ओरिजिनल सब्जेक्ट देखना, बाकी तो इसके अपोजिटिव हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन कैंडल लाइट एंड वाइट वाइन, ये दो चीज़ें हैं। अगर ये एक होता तो फिर तो यहाँ दो है, लिहाजा ऐड हम पुट करेंगे, ऐड अ टच ऑफ रोमांस। ठीक है, फिर आगे कहते हैं समथिंग दैट नाइदर वांग नॉर वेंग। देखो दोबारा देखें, समथिंग दैट नाइदर वांग नॉर वांग इज लाइन अप। तो देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो ये उसके साथ इज लगेगा। नाइदर नार तो सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। ये कोई भी कम्बिनेशन इसी तरह होगा, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये तो सिंगुलर है, लिहाजा इज आएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स, तो ये देखो ये दो है, इसलिए हम जो है ना यहाँ आर लगाएंगे, इसलिए कि एंड की मदद से उसको जो है ना सही कराया गया है। यहाँ आप देखें वो जो पहले मैं बता चुका, आई द प्रिंसिपल आर द टीचर। अगर किसी भी कोई भी फ्रेज हो, ऐसे सब्जेक्ट हो कि उसके बीच में और हो, तो पहले मैं बता चुका हूँ जो प्लूरल होगा वो प्लूरल हम लगाते हैं, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर। तो अब देखो प्लूरल है, फार्मूला है, तो मैक हम लगाएंगे। अगर इसी तरह कोई भी आ जाए तो फिर हम प्लूरल लगाएंगे, मुश्किल नहीं, लेकिन ज़्यादातर करीब के साथ आ जाता है, ये जो है ना करीब है, तो यहाँ मैंने मैक लगाया। मोस्टली ग्रामरियन ये देखते हैं कि जो इसके साथ करीब है ना, तो यहाँ टीचर मैक के साथ करीब है तो मैंने टीचर्स के मुताबिक मैक लगाया। फिर आगे कहते हैं द सस्पेक्ट्स एटीट्यूड। अब देखो ये अपोजिटिव है, हम आपका जो सब्जेक्ट है वो एटीट्यूड है, टुगेदर विद द मटेरियल एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो देखो एटीट्यूड जो है ना इसके साथ वाज लगेगा, न कि वर्ब लगेगा, इसलिए कि ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके साथ जो है ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। सब्जेक्ट क्या कहते हैं उसका,
एट्रीब्यूटिव है। तो ये जो सब्जेक्ट एट्रीब्यूटिव है उसको देखना है, हमारा जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो एटीट्यूड है, तो यहाँ से यहाँ हम वाज लगाएंगे। फिर यहाँ देखो, एग्रीमेंट इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स इन ग्रामर दैट ऑलवेज, अब दैट दोबारा आया, दैट जब दोबारा आया है, एग्रीमेंट इज वन ऑफ दोज पॉइंट, इज के साथ यहाँ इज आया, एग्रीमेंट इज वन ऑफ दोज पॉइंट इन ग्रामर दैट ऑलवेज, तो कंफ्यूज आएगा। इसे पहले भी मैंने बताया था, दैट कंफ्यूज मी। अब दैट जो है ना इन दो पॉइंट की तरफ इशारा करता है, ठीक है, दैट कंफ्यूज मी, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, गलती ना करो, एग्रीमेंट की तरफ ये नहीं जाता, यहाँ पे ये आएगा दैट कन्फ्यूज, तो ये दोज पॉइंट्स इन ग्रामर दैट कंफ्यूज मी, ये रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए लगा है, ठीक है, उसने उसको रिलेट किया है। तो याद रखो कि जब हु आएगा, विच आएगा या दैट आया, तो ये भी मैंने बोला था। फिर आगे जाते हैं, टेस्ट आर वन ऑफ द ऑडियंस दैट, एक बार फिर जो है ना कन्फ्रंट मैनकाइंड, एक बार फिर यही है, टेस्ट आर दो ते कन्फ्रंट आएगा, न कि कॉन्फ्रेंस आएगा, ठीक है। आगे दिया है, 3 years ऑफ माई वर्क हैज बीन वेस्टेड। अब यहाँ एक बहुत पेचीदा मसला है, अगर इसी तरह कोई हमारे पास एक्सटेंड हो कि वो टाइम, यानी हम जो है ना वो माइल के लिए यूज़ हो, डिस्टेंस वगैरह, या इन डिस्टेंस के लिए यूज़ हो, या कोई लेटर के लिए यूज़ हो, या पाउंड के लिए यूज़ हो, तो फिर हम, अगर वो यूनिट की बतौर यूनिट काम करेगा तो इसके लिए हम सिंगुलर यूज़ करेगा, लेकिन अगर वो मेंबर की तरफ यानी इंडिविजुअल मेंबर की तरफ जाएगा फिर इसके लिए हम प्लूरल यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे 3 years ऑफ माई वर्क, 3 years ऑफ माई वर्क, तो 3 years ऑफ माई वर्क, तो काम के 3 साल नहीं होते, टाइम के 3 साल होते हैं, तो ये वो यूनिट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं देयर आर 12 years, ठीक है, तो फिर जो है ना मैंने आर लगाया। अब 3 years ऑफ माई वर्क का मतलब है कि 3 years यानी टाइम जो है ना टाइम की तरफ जाता है, यूनिट जाता है, तो फिर यहाँ हैज़ होना चाहिए, ठीक है ना। हम कहते हैं ना 12th माइल इज नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, इज आया तो ये यूनिट की तरफ जाएगा, तो यूनिट की तरफ जब जाएगा तो सिंगुलर आएगा, और अगर इंडिविजुअल मेंबर के लिए जाएगा फिर आपने इसको इन्फर करना है, ये इम्प्लाइड है होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आया इसका मतलब क्या होता है। 3 years ऑफ माई वर्क, तो मेरे काम के 3 साल, यानी 3 साल किस चीज़ की तरफ जाता है, टाइम की तरफ जाता है। तो देखो, अब देखो, ये भी एक मुश्किल वो है, पॉइंट है, द ज्यूरी, तो देखो डिसएग्रीज ऑन द वर्डिक्ट, यहाँ डिसएग्री आएगा, ये भी जो है ना वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, जब कलेक्टिव नाउन जो है एज अ होल होगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल की तरफ हम जाएंगे, मेंबर की तरफ हम जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हम लोगों को ये देखना है कि ये जो है ना यहाँ ये मेंबर की तरफ जाएगा, लिहाजा ये डिसएग्री है, इसलिए हमें पता चलता है कि कुछ लोग जो है ना एग्री थे, एज अ होल बात नहीं हो रही है, तो डिसएग्री जो है ना, यानी उसमें चंद आदमी जो थे वो एग्री थे चंद, तो यहाँ पे डिसएग्री की तरफ चला जाएगा, यानी इसमें, यानी ये एज अ होल बात नहीं हो रही है, ये इंडिविजुअल की बात है। द लार्जेस्ट ऑफ द बुक, द लार्जेस्ट ऑफ द बुक्स, तो यहाँ पे देखो एक किताब की तरफ इशारा करता है, रिमेन्स अनटच ऑन द शेल्फ, ठीक है, तो ये एक की तरफ इशारा करेगा तो रिमेन्स की तरफ चल, द लार्जेस्ट ऑफ द बुक्स, अब बुक्स हमारा वो नहीं है, द लार्जेस्ट एक ही है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, बुक्स में से एक, तो यहाँ हमें पता चला कि रिमेन्स हो जाएगा, न कि रिमेन, बहुत मुश्किल एमसीक्यूज है। वन ऑफ द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड bulkiest रिपोर्ट्स आई हैव कम अक्रॉस, तो देखो ये जो है ना यहाँ हम लिखेंगे वन ऑफ द मोस्ट, तो वन ऑफ द मोस्ट यहाँ जो वर्क फुट होगा वो सीम्स हो जाएगा, ठीक है, आई हैव कम अक्रॉस, तो वन ऑफ द मोस्ट, तो इसमें से देखो वन ऑफ द मोस्ट वॉल्यूमिनस,
एंड बल्कियस रिपोर्ट्स आई हैव कम अक्रॉस, तो ये सीम्स होगा इसलिए कि ये इसके साथ है, बीच में ये क्लास आया है लेकिन सीम्स आ जाएगा। द एक्सपेरिमेंट टू बी कैरिड आउट बाई मेनी अ साइंटिस्ट टुगेदर। अब देखो द एक्सपेरिमेंट जो है ना ये हमारा अपना और ये सब्जेक्ट है। द एक्सपीरियंस टू बी कैरिड आउट बाई मेनी साइंटिस्ट टुगेदर रिक्वायर्स। अब देखो एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट सिंगुलर है तो इसके साथ रिक्वायर्स चाहिए था। अब देखो एमसीक्यूज नंबर 20 पर 4 मेंबर्स ऑफ द कमेटी। अब देखो अगर कमेटी अकेले है एज अ होल है तो फिर हैज आएगा, अगर इंडिविजुअल होगा तो हैव आएगा, लेकिन यहाँ तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, 4 मेंबर्स, तो यहाँ हैव हो जाएगा, यहाँ हैव हो जाएगा, याद रखें। अच्छा अब यहाँ पे देखो द ज्यूरी, तो यहाँ पे हैज गिवन अ फेयर, हैज आएगा एज अ होल बात हो रही है तो मैंने हैज पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ एज अ होल बात है तो मैंने हैज की। अगर हम इंडिविजुअल बात करते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, तो फिर जो है ना, हाँ ये मुमकिन था। अच्छा तो फिर यहाँ पे एक और बात है, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो प्रीडोमिनेट्स इन द नाइट क्लब, रेड एंड येलो। तो ये हमारे साथ एक और एक बार फिर अगर ये एक ही चीज़ की तरफ जाएगा, अगर ऐसे सेंटेंस हो यानी किथ एंड किन या इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस हो कि हम वो एक साथ यूज़ करते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं, तो वहाँ फिर प्रेजेंट लगता है यानी सिंगुलर लगता है। लेकिन अगर वो दो मुख्तलिफ रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, तो फिर वो मसला करता है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम ये लगाएंगे कि यहाँ पे ये दो मुख्तलिफ है, लिहाजा जो है इसके साथ जो है ना प्लूरल वर्ब लगेगा, रेड एंड येलो। यहाँ पे नीचे आप देखते हैं द थीम ऑफ द नावल इज, तो यहाँ थीम सिंगुलर है तो यहाँ इज लगा, और ही हैज स्ट्रांग रीजन टू ऑब्जेक्ट। अब देखो स्ट्रांग रीजन को हमने नहीं देखना है, यहाँ पे वेरी सिंपल वेरी इजी हैज आया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। फिर यहाँ देखो व्हाट वी नीड, यहाँ व्हाट वी नीड, तो वी के साथ नीड आया, व्हाट वी नीड डैश डैश फॉर साइटेड लीडर, तो यहाँ व्हाट वी नीड आर फॉर साइटेड लीडर्स इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। तो यहाँ देखो व्हाट वी नीड, तो यहाँ पे आपके पास जमा आया है, तो यहाँ वर्ब जो है वो जमा लगेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। व्हाट वी नीड आर फॉर साइटेड लीडर्स इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हुई, व्हाट वी नीड आर फॉर साइटेड लीडर। अगर हम इसी तरह बोलते हैं व्हाट वी नीड आर, हाँ मिन, उर्दू और पश्तो में भी यही जो है ना समझ में आ जाता है। आगे कहते हैं आई इंजॉय इन द पार्टी, तो देखो अब आपने कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि इसके बाद जो है ना जेरेंड फॉर्म लगेगा, कुछ और ऐसे हैं वहाँ इन्फिनेटिव लगेगा, तो याद रखो एंजॉय के बाद जो है ना जेरेंड फॉर्म लगता है तो डांसिंग सही है। याद रखो ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये गलती ना करें। वुड माइंड, जब माइंड आएगा इसके बाद भी हम टेलिंग लगाएंगे, तो यहाँ भी जेरेंड फॉर्म लगेगा टेलिंग, न के टू टेल, बहुत कंफ्यूज स्ट्रक्चर है। इसके बाद द मदर सजेस्टेड, सजेस्ट के बाद भी, सजेस्ट भी एक ऐसा वर्ब है कि वहाँ भी जेरेंड लगेगा। तो ये सेक्शन मैंने इसलिए रखा ताकि आपको कुछ कवानीन का पता लगे, कि कुछ कवानीन का पता लगे कि सजेस्ट, तो ये एक एमसीक्यूज आएगा स्टार्टिंग एरर में, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा। तो अगर आपने ये रूल्स याद किए हैं तो ये जो भी सेशन है ग्रामर में याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है,
रूल्स याद करने पड़ते हैं। तो सजेस्ट के बाद जो है जेरेंड फॉर्म होगा गोइंग न के टू गो। फिर आई एडमिट, तो एडमिट भी एक ऐसा वर्ड है यानी ऐसा वर्ब है कि इसके बाद भी हम जेरेंड फॉर्म लगाएंगे न के इन्फिनिटिव। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, शी डिसाइडेड, डिसाइडेड, अब मैं टू लीव लगाऊं या लिविंग लगाऊं? तो यहाँ डिसाइड एक ऐसा लफ्ज़ है या वर्ब है, इसके बाद हम इन्फिनिटिव लगाएंगे तो इन्फिनिटिव सही है, न कि जो है जेरेंड फॉर्म। तो टू लिव सही है, ये सही है। वी एग्रीड, एग्रीड भी एक ऐसा जो है ना वर्ब है कि इसके बाद भी हम जो है क्या लगाते हैं, इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट जब जाते हैं, द लिटिल बॉय हैड अ लॉन्ग डे। अब देखो एमसीक्यूज चेंज हो गया, अभी तक तो हम ऑप्शन दे चुके थे, यहाँ भी ऑप्शन है, यह सेंटेंस कंप्लीशन है। और सेंटेंस कंप्लीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके ज़हीर अल्फाज का पता चलता है, ठीक है। इसमें से ये सब्स्टिट्यूट है। तो ये जो पोर्शन है एमसीक्यूज नंबर 32, इसमें द लिटिल बॉय हैड अ लॉन्ग डे, ही वाज फीलिंग ड्रॉसी। तो ड्रॉसी के लिए हमने जो ड्रॉसी वर्ड है, इसके लिए हमने यहाँ से एक और लफ्ज़ देखना है। और अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉसी की जगह रखें तो सेंटेंस की मीनिंग में तब्दीली ना आए। तो यहाँ आप ड्रॉसी देख सकते हैं, ठीक है ना, ड्रॉसी। तो ये जो ड्रॉसी है, इसके लिए हमने क्या लगाना है, इसके लिए हमने इसके लिए आपने जो है ना, तो यहाँ देखो लेजी, लो लेजी तो नहीं आ सकता, लेजी तो नहीं आ सकता। स्लीपी, तो देखो स्लीपी और ड्रॉसी के जो है ना, स्लीपी और ड्रॉसी के मीनिंग जो है ना सेम है। तो यहाँ पे तो ड्रॉसी और, तो ये उसका अल्टरनेट हो गया। अच्छा, द नेक्स्ट वन, द नाइट वाज सो फॉगी दैट द मर्डर वाज इजीली एबल टू एस्केप इन परसूअर। तो फॉगी यहाँ पे हमारा लफ्ज़ है। फॉगी जो है ना, ये इसके लिए हमने क्या देखना था, इसके लिए हमने देखना था यानी सिनोनिम देखना था। तो देखो मिस्टी है, मॉयस है, माइल्ड है और मिसी है। तो ये उनमें से सिर्फ और सिर्फ मिस्टी जो है ना इसका अल्टरनेट है, इसलिए कि फोगी और मिस्टी जो है ना एक दूसरे के सिनोनिम बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आया है, इस पोर्शन में भी सेम सेम तरीका है। देखो आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमने अल्टरनेट लफ्ज़ को देखना है, लेकिन आपने सेंटेंस को देखकर, समझकर, मीनिंग को देखकर गौर से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं द जेली फिश नोन फॉर इट शिमरिंग, शिमरिंग कहते हैं टमटमाने को, इज वन ऑफ नेचर मोस्ट इंट्रीगिंग क्रिएचर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास है रेसोनेंस, रेसोनेंस का मतलब होता है गूंज, अपुलेंस का मतलब है दौलत, डिडेक्टिक का मतलब है फ़न अखलाक, फ़न तालीम, ओमनेशियंस का मतलब है इल्म कुल, इल्म ऐब, ठीक है, ओमनेशंस। फिर आगे जाते हैं, एक आपके पास है ट्रांसलूसेंस, तो ट्रांसलूसेंस का मतलब है शफाफी। तो अभी आप खुद देखें कि उसमें से ऐसा कौन सा जो है यानी ऑप्शन है कि वो आपके ख्याल में सही है। आप देख लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन है कि वो उसमें सही है, ठीक है। तो मीनिंग के हवाले से अगर आप देखोगे, सोचोगे तो कुछ समझ में आएगा, तो कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो ट्रांसलूसेंस है, ट्रांसलूसेंस है, ठीक है। इसलिए कि जेलीफिश नोइंग फॉर इट्स शिवरिंग, तो यहाँ पे हम ऐसा लफ्ज पुट करें कि इज वन ऑफ नेचर मोस्ट इंट्रीगिंग क्रिएचर, तो ट्रांसलूसेंस, ठीक है, ट्रांसलूसेंस इज वन ऑफ नेचर मोस्ट इंट्रीगिंग क्रिएचर, तो यहाँ पे ये आया। अब यहाँ पे दूसरा जो एमसीक्यूज है, अ डिकेड आफ्टर द मेंबर ऑफ द ट्राइब बिगेन टू ड्रिफ्ट होम अगेन होपिंग टू रिबिल्ड द कम्युनिटी दे हैड फ्लेड ड्यूरिंग द वार, तो यहाँ पे आपके पास बहुत खूबसूरत, तो जो कोटो है इसका मतलब है झुकना, हमीदा होना। रिडक्शन का मतलब है नजरसानी का अमल। क्लॉइस्टर का मतलब है गोशा नशीन। डायस्पोरा का मतलब है किसी फिरके का या किसी यानी खास कबीले का तितर बितर होना, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना हिजरत करना या चला जाना। और आखिरी जो है वो कायमरा है, तो कायमरा का मतलब होता है ख्याल या बातिल, ठीक है। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन है, देखो अ डिकेड आफ्टर, तो यहाँ देखो ये आपका ऑप्शन जो है ना डायस्पोरा, डायस्पोरा। अब देखो उसने खुद डिफिनीशन की है, ये रीस्टेटमेंट है, अ डिकेड आफ्टर diaspora the member of the tribe began to drift home again hoping to rebuild the community they had fled during the war। तो अब हमारा देखो डायस्पोरा सही आ रहा है, इसलिए कि मीनिंग सेंटेंस के हवाले से हमें समझ में आ रहा है। अगर हमें सेंटेंस के हवाले से हमें सेंटेंस समझ में आए तो फिर हम क्लॉइस्टर की कोई वो नहीं है, रिडक्शन की कोई वो नहीं है, तो डायस्पोरा यहाँ सही था। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे है, अब्दुल फाउंड हिज 10 hour shifts एट द पेपर क्लिफ फैक्ट्री रिपीटेटिव एंड। अब देखो ये जो फैटूस है ये हम बेवकूफ़ को कहते हैं, कौन जहन को कहते हैं। ये नेबुलस जो है ना अबरालू धुंधला को कहते हैं। और ये मेलेबल जो है ना कहते हैं हम, यानी काबिल या कटे हुए कोई इधर। और इनडिलाइबल हम कहते हैं पक्का पायदार। फिर ई जो हमारे पास ऑप्शन है वेरीसम, तो वेरीसम का मतलब है तकलीफ देह नागवार। अब देखो अभी आपको फ़ौरन समझ में आया, अब्दुल पाउंड हैज़ 10 hour shifts, तो ये तो इसके साथ इसका नहीं बनता है ये क्लूज, लेकिन यहाँ पे जो वेरीसम है ये वाला, ये उसके साथ सही है, इसलिए कि उसे नागवार लगा, उसको तकलीफ देह लगा, इसलिए जो है ना ये हम कहते हैं कि ये यहाँ पे सही है, कि ये यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर आगे देखें, यहाँ पे जो एमसीक्यूज आया है, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट डिसअरे, confusion and loss of memory, those hit by lightning while alone or sometime। तो देखें यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है विक्टिम ऑफ असाल्ट आ गया, मिस्टेकन फॉर, यानी उसे जो है ना मिस्टेकन फॉर यानी समझा जाता है, अट्रैक्टेड टू तो नहीं है, अनअवेयर भी नहीं है, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिस्टेकन फॉर। अगर हम ये यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा जो कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन, इन लोगों को बाज़ औक़ात जो है ना यही समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर यहाँ जो एमसीक्यूज नंबर 38 है, critics of the welfare system argue that rather than adding peoples, efforts to govern their own lives। अच्छा, तो एमसीक्यूज नंबर 37 था, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट डिसअरे, confusion and loss of memory, those hit by lightning while alone or sometime। तो इसके ऑप्शन थे मिस्टेकन फॉर, अट्रैक्टेड, अनअवेयर। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो उनमें से एक वाहिद जो ए ऑप्शन है उसके मीनिंग ऊपर सही आ रहे हैं, मिस्टेकन फॉर।
तो ये सेंटेंस कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है कि हम सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट होगा इसको समझने की कोशिश करें। तो फिर आसान तरीका ये है कि हम इसको देखे बगैर हमारे जहन में कुछ आए, कि अगर हम इनको देखे बगैर भी देख समझ लें मिस्टेकन फॉर, तो उसमें से सही आ रहा है। ठीक है, ये तरीका है कि हम खुद भी कोई ना कोई जहन में बोले कि इस अंदाज से अगर ये सेंटेंस होगा तो फिर इसका जवाब ठीक होगा। फिर यहाँ पे देखें MCQ नंबर 38, क्रिटिक्स ऑफ द वेलफेयर सिस्टम आर्गू, और देखो आर्गू करते हैं, दलाइल देते हैं, रादर देन एडिंग पीपल्स एफर्ट्स टू गवर्न देयर ओन लाइव्स। ठीक है ना, याद रखें आप द विल, ये जो है ना ये दलाल देते हैं दैट रादर देन एडिंग पीपल्स एफर्ट टू गवर्न देयर ओन लाइव्स इट डैश डैश दियर इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन था पहला ऑप्शन सपोर्ट, नहीं सपोर्ट तो नहीं है, ये देखो ये कॉन्ट्रास्ट पर है, रादर देन आया है, कॉन्ट्रास्ट है, तो ये सेंटेंस जो है कॉन्ट्रास्ट बेस है। तो जब कॉन्ट्रास्ट बेस है, कंपैरिजन बेस होगा तो उसमें सिमिलैरिटी हो जाएगा। यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट है, सेंटेंस को समझना चाहिए कि बेस किस चीज़ का है, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट है रादर देन। तो देखो फिर बाद में समझ में आता है, सपोर्ट तो तायीद करना, तो तायीद तो नहीं चाहिए मुझे, तो ऐसा सेंटेंस हैस्टन तो जल्दी करना, रिन्यूज करना, एबेट्स करना, सेव्स तो बिगाड़ना, तबाह करना, इट सेव्स दियर इंडिपेंडेंस। तो याद रखें कि राइटर जो है वो तनकीद करता है, क्रिटिक ऑफ द वेलफेयर सिस्टम आर गुड वो दलाइल रादर देन एडिंग पीपल्स एफर्ट्स टू गवर्न देयर ओन लाइव्स। ठीक है, इट, तो ये इससे जो है ना ये कॉन्ट्रास्ट बेस पर था, और यहाँ सेफ जो ऑप्शन है, जो तबाह करना, खराब करना, ज़ाया करना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेंटेंस को मैं समझ चुका था, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि ये जो मीनिंग ये यहाँ पे सही आ रहा है। अदरवाइज जो है ना ये हैशटन, ये इधर उधर, ये भी जो है ना, लेकिन चूँकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, शी, इस पर हमने फैसला, शी केप्ट हर लेट पेरेंट्स फर्नीचर नॉट फॉर एनी वैल्यू। सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, एनी वैल्यू, इसको कोई जो है ना वैल्यू की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, इट हैड वट फॉर फीवरली रीजन। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन हैं, हमको एक ऐसे जोड़े को जो है ना हमने यहाँ लिखना है या हमने सेलेक्ट करना है कि इससे दोनों जो है ना ये हमारे ब्लैंक्स जो है सही तरीके से फिल हो जाए। ये बहुत ख़तरनाक एमसीक्यूज होते हैं तुम्हारे हर लेवल पर। तो देखो, पोटेंशियल मोनेटरी नहीं, ऑर्नामेंटल एस्थेटिक नहीं, फाइनेंशियल इसलिए होने पहले बोले किसी भी चीज़ के लिए उसे नहीं चाहिए, पेकुनियर नहीं, इंट्रिंसिक, सेंटामेंट, सेंटिमेंटल, पर्सनल, एक्सीडेंटल। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आता है, देखो वैल्यू, तो इंट्रिंसिक। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, प्योरली सेंटिमेंटल। तो ये दोनों इसमें आएगा। बाकी उसने शुरू में बोला है नॉट फॉर एनी वैल्यू, उसको कोई जो है ना, लेकिन वो सिर्फ उसने अपने सेंटिमेंटल और जो इंट्रिंसिक अंदरूनी उसका जज्बा है उसके लिए अपने पास रखा था, लिहाजा ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, तो यहाँ आप सेंटेंस को पढ़ोगे, गौर से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आता। हम सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि बिकॉज, देखो बिकॉज आया है, बिकॉज शुरू में हमें जो है ना काज आया है, बिकॉज हिज टाइम वाज लिमिटेड, कि उसके पास वक़्त कम था। इस आदमी ने वेंग डिसाइड टू रीड द नावल वार एंड पीस इन डैश डैश एडिशन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे द लेंथी नावल आ सकता है, द लेंथी वार एंड पीस, और तो ये हमारे पास जो जोड़ी है एंड अब्रज, तो टाइम कम था। एक हमने उसने बताया कि लेंथी नावल था, उसके पास कम टाइम था। दूसरा हमें ये पता चला कि अब्रज पाम सही है, इसलिए कि मुख्तसर पाम, इसलिए कि बिकॉज हिज टाइम वाज लिमिटेड विंग डिसाइड टू रीड द लेंथी नावल वार एंड पीस इन अब्रज पाम। हमें समझ में आया कि अब यहाँ पे जो सेंटेंस से हमें समझ में आ जाए, हमें अगर ये हम सीखें हाउ टू अंडरस्टैंड,
ठीक है, तो ये फिर आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझेंगे तो फिर जो है हमारे लिए मुश्किलात के ढेर होंगे। अब देखो यहाँ प्रीपोजिशन दे चुका हूँ, माई इलनेस एड्स, जहाँ एड आया तो टू लगाओगे, कोई और चीज ना लगाओ, कोई मुश्किल नहीं, एड के बाद टू लगाओ, याद रखें। दिस इसे एडमिट्स, तो एडमिट्स यहाँ पे ऑफ लगेगा, ऑफ, ठीक है, ये कोई अलाउ नहीं करता उसमें कोई, तो यहाँ पे एडमिट्स ऑफ नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो यहाँ आप आएगा, टू भी आपके जहन में आएगा, फार भी आएगा, नहीं बाकी सब गलत है, एडमिट्स ऑफ, एडमिट्स ऑफ की मीनिंग देखेगा वो ऐसा हाँ फिट है। आई एम नॉट, अब देखो यहाँ दो है तो मैंने दो ली है, तो हरी के बाद आई एम नॉट इन, तो इससे पहले जो है ना इन आएगा, इन, तो मैंने देखा इन आया, ठीक है, वेट के बाद फॉर आता है, फिर मैं यहाँ देखूंगा ऑन और पार गलत होगा, इन बाई गलत है, इन टू भी गलत है, इन फार ये मेरा जोड़ी सही है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे, पहले खुद देखें, बाद में ऑप्शन को भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग तो ये हमारा मसला है, हम पहले थोड़ा सा जो है ना सोचें कि इसके बाद जो है ना हम करें। अब देखो, hinted, hinted at something remarkable, फिर मैं देखता हूँ टू फॉर एड बाई, तो hinted at, तो मैंने जब देखा तो ऑप्शन था इधर, पहले भी मेरा जहन चला था तो मैंने पहले एड बोला था। अब देखो मैंने जब यहाँ देखा एट, फिर मैंने यहाँ ऑप्शन में भी देखा एट था, तो लिहाजा में और भी श्योर हो गया। आई एम सर्टन ऑफ, अच्छा, तो यहाँ ऑफ आया है, बाई ऑन टू आया है, तो मेरा पहले भी मैंने सोचा था तो ऑफ मैंने पहले लगाया था ऑफ, तो काम हो गया। अब देखो ये तो प्रीपोजिशन थे, अब हम यहाँ पैसिव, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मैं जल्दी जल्दी हल करूंगा, आप याद रखें ये। आई नो दैट मैन, देखो आई नो दैट मैन, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट मैन, दिस मैन इज नोन टू मी, वहाँ पे चार होंगे, लेकिन ये ऐसा नौ जो है और मैरी जो है, इसका जब हम प्रीपोजिशन बनाते हैं तो बाई की जगह टू लगाते हैं। अक्सर ये एमसीक्यूज पेपर में आता है तुम्हारे बड़े बड़े लेवल पर, एमडी कैट, ई कैट वगैरह में। आई इट सरप्राइज मी, तो यहाँ इसका भी पैसिव बनेगा, आई वाज सरप्राइज एट इट, याद रखो, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं कि अगर ये नहीं आएगा तो इसी तरह सेंटेंसेस आते हैं, इसी तरह सेंटेंसेस आते हैं। ये जो 50 एमसीक्यूज में दे चुका हूँ, कोशिश है कि उसमें से आपके कम से कम ये ना हो तो इसी तरह 10 एमसीक्यूज आएंगे ज़रूर। तो अगर आप यहाँ से एक फ्लो लो, समझने की कोशिश करें कि आपको पता चले कि इस किस्म के एमसीक्यूज होते हैं, तो आपके लिए फिर टेस्ट में जो है ना कामयाबी जो है ना मतलब बहुत आसान है और कामयाबी आपकी मुकद्दर होगी। तो देखो जब भी आप इसी तरह सेंटेंस देखोगे, इट सरप्राइज मी, तो ये इसका पैसिव होगा बाई, इट गलत होगा, एट इट, आई वाज सरप्राइज एट इट। द वाटर फिल द कूलर, आप तो जहन में बोलेगा आपने तो ये फार्मूला सीखे, द कूलर वाज फिल्ड बाई द वाटर, गलत हो जाएगा, आप बोलो द कूलर इज फिल्ड विद वाटर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, नरेशन देखें, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, अक्सर इसमें आते हैं, ठीक है। ही सेड गुड मॉर्निंग सर, ये जब आया है कोई वर्ब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ही विश गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टफुली, ही विश गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टफुली, ये इसी अंदाज से होगा, बहुत सारे और सेंटेंसेस होंगे, तो आप जो है ना इसके लिए भी तैयार हो जाएं। यहाँ देखो ही सेड नो, नो, आप कंफ्यूज होंगे कि इसका कैसा जो है ना इनडायरेक्ट बताऊं, तो आप देखो या बढ़ाऊं, ही रिप्लाइड नेगेटिवली या ही रिफ्यूज, तो यहाँ पे आपने देख लिया। तो ये 50 एमसीक्यूज आज मैं दे चुका हूँ और इंशाल्लाह 50 एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में भी देंगे, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा, और अंग्रेज़ी में आपकी मदद रवा दवा होगी, और आप दुआएं दे दें, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को गौर से देखें, सेंटेंस कंप्लीशन पर आप गौर करें, सेंटेंस कंप्लीशन ही से आपके
जो वोकैबुलरी है उस पर भी काम होगा, और आपको एक रिदम आ जाएगा। और जब आप वो रिदम जो है ना समझने की कोशिश करें, सेंटेंस की मीनिंग बार-बार देखें, खुद जो है ना गेस करें कि आपका अपना गेस क्या है, फिर जब आप ऑप्शन को देखोगे, फिर समझ में आता है कि वाक़ई अक्सर जो है हमारा गेस लगता है कि इसमें इस किस्म का। लेकिन आप सेंटेंसेस को याद रखें, सेंटेंसेस कंपैरिजन के होते हैं, कॉन्ट्रास्ट के होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, काज एंड अफेक्ट। और कभी-कभी जो है ना इसमें से क्या रीस्टेटमेंट होते हैं। रीस्टेटमेंट इसमें अक्सर डेफिनेशन सा होता है। तो याद रखें, अगर आप ये टेक्निक सीख लें तो आपको सेंटेंस कंप्लीशन और सिनोनिम, एंटोनिम, तो आज की वीडियो में हमने सिनोनिम और एंटोनिम शामिल ना किए हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हम 50 एमसीक्यूज देंगे तो इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम दिलाएंगे। तो वही नहीं आएगा, मुमकिन है कि वो आए जो मेरे जहन में आता है। हम भी अंग्रेजी के टीचर हैं, तो जो दूसरा पेपर बनाएगा तो उसके जहन में यही चीज़ें आते हैं। ठीक है, तो एक इंसान दूसरे इंसान के जहन से अक्सर मैच करता है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करोगे, लाइक भी करोगे, कमेंट भी करें, शेयर भी करें।